गुड मॉर्निंग। आवाज निकल रही है आज तुम्हारी। कल तो गुड गुड मॉर्निंग। खैर, तो आप कर देते हैं स्टार्ट टू द फर्स्ट पॉइंट कि आखिर आपका टाइमलाइन कैसा रहने वाला है। सीए इस करियर को कंप्लीट करने के लिए आपको किन किन पड़ावों को पार करना पड़ेगा और कब तक आप अर्लीएस्ट इस कोर्स को कंप्लीट कर पाओगे, ये दो चीजें हम फोकस में लाएंगे आज। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर एकत्वम में आपको किस तरह से पढ़ाया जाएगा व्हेन इट कम्स टू द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स। किस तरह से हम लोग सब्जेक्ट के साथ डील करेंगे, व्हाट ऑल विल बी द रिसोर्सेज दैट वी आर गोइंग टू यूज, ये सारी चीजों की चर्चा आज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग टाइमलाइन पे। वी आर करंटली इन व्हाट, अप्रैल ऑफ 2024, करेक्ट। यहां हो गया आपका सीए फाउंडेशन स्टार्ट। आप इमीडिएटली फाउंडेशन के लिए करने वाले हो रजिस्ट्रेशन। किसका आईफोन था ये और कुछ नहीं होता है, बताना होता है कि मेरे पास आईफोन है। जो मेरी भतीजी है वो तो जानबूझ के, उसके पास है एंड्रॉइड, उस पर आईफोन की उसने रिंगटोन लगा के रखी हुई है। अलग ही शौक है लोगों को आईफोन के। लोग अपनी किडनियां बेच रहे हैं एक आईफोन खरीदने के लिए। इतने महंगे फोन है, यहां 20,000 का फोन अफोर्ड करना मुश्किल है। फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन आपके लिए हालांकि लास्ट डेट 30 जून है, पर जैसा कि कल मैंने आपको कहा, यू शुड रजिस्टर फॉर द फाउंडेशन कोर्स इमीडिएटली। दो चीजें ध्यान में रखनी है आपको। करंटली आप जो रजिस्टर कर रहे हो वो फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर कर रहे हो, ठीक है ना। आप फाउंडेशन एग्जाम के लिए रजिस्टर नहीं कर रहे हो। फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर करने के बाद में आपको बुक्स वगैरह मिलती है, कोऑर्डिनेशन होता है। हालांकि अगर आपको दिसंबर 2024 में एग्जाम देनी है तो उसके लिए अगस्त 2024 में आपको एग्जाम फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा। अगर आप एग्जाम फॉर्म नहीं भरते हो तो आपको एग्जाम देने नहीं मिलती है। जैसे कॉलेज का अगर आप ऑब्जर्व करो, 12th स्टैंडर्ड में आपने एडमिशन ली थी, पहले वो कॉलेज की एडमिशन थी, दैट वाज रजिस्ट्रेशन फॉर द कोर्स। और फिर नवंबर दिसंबर में आपने, कहीं तो नवंबर में नहीं, इनफैक्ट अक्टूबर नवंबर में आपने एग्जाम फॉर्म भरे थे। दैट फिलिंग अप ऑफ द एग्जाम फॉर्म इज नथिंग बट रजिस्टरिंग फॉर द एग्जाम्स। तो यहां ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट चीजें हैं। हाल फिलहाल के लिए आप क्या कर रहे हो, तो फाउंडेशन कोर्स के लिए रजिस्टर कर रहे हो, और बाद में क्या होगा, फाउंडेशन एग्जाम के लिए आपको रजिस्टर करना है। दैट विल बी इन द मंथ ऑफ अगस्त, नॉट राइट नाउ, राइट। अब फाउंडेशन में बेसिकली सिचुएशन क्या है, तो 4 सब्जेक्ट है आपके पास। कल चारों सब्जेक्ट के आपके लेक्चर्स हो चुके हैं। पहला सब्जेक्ट अकाउंट्स, पूरे 100 मार्क के लिए। दूसरा सब्जेक्ट लॉ, पूरे 100 मार्क के लिए। तीसरा सब्जेक्ट मैथ्स, पूरे 100 मार्क के लिए। चौथा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स, पूरे 100 मार्क के लिए। क्यों मैं ऐसे बार बार कह रहा हूं पूरे 100 मार्क के लिए, क्योंकि पिछली बार की एग्जाम तक, मतलब दिसंबर 2023 तक की जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं उसमें 2 और सब्जेक्ट हुआ करते थे, दैट इज बिजनेस करस्पॉन्डेंस इन रिपोर्टिंग एंड बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। ये दोनों सब्जेक्ट कर दिए गए हैं डिलीट, और उसकी जगह द सब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इन दोनों सब्जेक्ट्स में सिलेबस को कर दिया गया है अपग्रेड। जहां तक अकाउंट्स की बात है, वो पूरा का पूरा जैसा का तैसा 100 मार्क का पेपर है। हालांकि सिलेबस में थोड़ा सा अपग्रेडेशन, एक 40% सिलेबस बढ़ाया है एज कंपेयर टू व्हाट इट वाज।
आपको क्या ही फर्क पड़ रहा है, आपके लिए तो 100 मार्क का सिलेबस जो है वो पढ़ना ही पड़ेगा। अब सर कहां ऑप्शन है? मतलब हम अगर आईसीआई को बोलेंगे नहीं ये 40% हमको नहीं चाहिए, आईसीआई थोड़ी ना मानने वाली है, हमने पूछा थोड़ी है, ये है। या जैसे घर वाले बोलते हैं ना, घर वालों से हम लोग कुछ कोई चीज कहने जाते हैं कि हमको ये चाहिए, नहीं मिलेगा, नहीं पर मेरे को नहीं मिलेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। मतलब किसी दिन घर वालों ने कहा कि आज हम लोग को बाहर जाना है, नहीं मेरा मूड नहीं है, पूछा, तो दैट्स द काइंड ऑफ स्टैंडर्ड स्टेटमेंट दैट कम्स। वो हमें इतना टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, यार मेरी भी कोई लाइफ है, मेरी भी कोई प्राइवेसी है। हाँ, जब तेरे को बड़ा कर रहे थे तब हमारी नहीं थी? जब तेरे को हम लोग वो घुमाने जा रहे थे, जब तू रोता था, जब रात रात भर तेरे साथ में जाग रहे थे हम लोग, तब हमारी प्राइवेसी नहीं थी? और अब मेरी लाइफ, मेरी प्राइवेसी। दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स होता है ये, स्पेशली द एज इन विच यू आर करंटली। इस एज में ये रोज होता है, क्योंकि आपको अचानक से लगने लगता है कि आप बड़े हो गए हो, और घर वालों को आज भी लगता है कि आपको पालने में झुला रहे हैं। दैट्स द डिफरेंस, यू नो। स्पेशली अच्छा, गाड़ी कितने लोग लेके आते हैं यहाँ पे? हाउ मेनी ऑफ यू जो गाड़ी लेके आते हैं? हाँ, इनके पेरेंट्स की तो चिंता ही अलग है। बेटा ध्यान से जाना, वो लेफ्ट वाला इंडिकेटर दिया तो लेफ्ट में ही मुड़ना। और पहुंचने के बाद फोन करना, ये स्टैंडर्ड है। और अगर गाड़ी नहीं भी दे रहे हैं, ये वाला स्टैंडर्ड कंटिन्यूड है, पहुंच के फोन करियो। 7 समुद्र पार जा रहे हैं हम लोग, और बंदा रह कहां रहा है? नारायण पेट। नारायण पेट से यहां तक बंदा पैदल भी आए तो 10 मिनट में पहुंचे, तो भी घर वाले कंफर्मेशन नहीं, तो क्लास पे ही जा रहा है। आजकल तो वीडियो कॉल करवाते हैं, हाँ कंफर्मेशन कि तू सच में क्लास में ही पहुंचा है, नहीं तो मतलब पता नहीं मुझे कि क्यों ऐसे डाउट्स आते हैं। तुम लोग सच में इतने खुराफाती हो? तो तुम जिंदगी में इतने खुराफात कर चुके हो कि घर वालों को हर पॉइंट पे डाउट आता है कि तुमसे वीडियो कॉल करवाते हैं। नहीं तू बात करनी है, ठीक है वीडियो कॉल कर। स्पेशली हॉस्टलाइट्स, कितने लोग हॉस्टलाइट्स जो पुणे के बाहर से आए हैं, ऐसे कितने लोग हैं? माय गॉड, इतने सारे। ओहो बेटा, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हारा जीना आराम करके रखा होगा। बेटा खाना खाया, ठीक था। शुरुआत में ना बंदे बड़े मजे करते हो ना, शुरुआत में इनको मेस का खाना इतना अच्छा लगता है, सीरियसली, तो घर के खाने से ऊब चुके होते हैं। एक सब्जी, एक रोटी, साथ में अगर किसी दिन मिल गई तो दाल चावल, बस ये घर का हमारा मेनू। और बाहर आने के बाद में ऐसे थाली सजी हुई होती है, नमक, शिंगदाना चटनी, कांदा, नींबू, और उसके बाद में कुछ तो सब्जी, जो अपने को पता ही नहीं चलता क्या बनाए। मेस पे पर्सनल एक्सपीरियंस है, जब खाना खाने के बाद में पूछना पड़ता है आज क्या बनाया था, और उसके बाद में दाल चावल फुल्का सब कुछ मिलना है, राइट। बंदे बड़े खुश होते हैं मेस वाले, यार बढ़िया खाना है मेस का। और जो 10 दिन तक के सेम टाइप का रूटीन जब कंटिन्यू होता है ना, उसके बाद में फीलिंग आती है मां तेरी याद आ रही है। वेल एनीवेज, तो ये जो हॉस्टल वाले बंदे हैं ना, भेज तो दिया बेटा तुमको, भरोसा अभी भी नहीं है घर वालों को, याद रखना। इसलिए दिन भर में 4 कॉल तो कम से कम होते हैं। सुबह उठते समय, दोपहर में लेक्चर खत्म हुए, शाम को नींद से उठने के बाद, करते हो ना? हाँ सर, कंपलसरी होती है दोपहर की नींद, जो दोपहर वाली नींद होती है ना, हाँ 1 से 4। अबे टिपिकल पुणेकर। 1 से 4। एंड वो जो रात को सोने के पहले, बेटा दूध पिया? नहीं यहां मिलता ही नहीं है, मैं तो पानी में पाउडर डाल के दे रहे। खैर, सच बोलूं, दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक लाइफ दैट यू आर लिविंग, क्योंकि यही समय है जिसमें तुम बहुत कुछ सीखने वाले हो, चाहे तुम लोकलाइट हो चाहे हॉस्टलाइट हो। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू लर्न एवरी डे। एनीवेज, वापस आ जाता हूं मैं। तो पहला विषय अकाउंट्स 100 मार्क्स, लॉ 100 मार्क्स, मैथ्स 100 मार्क्स एंड इको 100 मार्क्स, 4 पेपर्स, जिसमें से लॉ प्राइमरी डिवाइड किया गया है इन द बिजनेस लॉज एंड द कॉर्पोरेट लॉज। बिजनेस लॉज में क्या आता है, या फिर
द रेगुलर लॉज, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट आ गया, पार्टनरशिप एक्ट आ गया, बिजनेस में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, और साथ ही साथ कॉर्पोरेट लॉज में कंपनी लॉ एंड LLP। इस तरह से आपके पूरे लॉज डिवाइडेड है। मैथ्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जीबी सर ने शायद बताया ही होगा, दैट इज मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। और इकोनॉमिक्स 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन चारों सब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें से पहले 2 पेपर जो है ये है सब्जेक्टिव, मतलब जिस तरह से आपने 12th स्टैंडर्ड के पेपर लिखे हुए हैं उसी तरह से आपको फाउंडेशन के पेपर भी लिखने हैं, उस तरह से, उस तरीके से नहीं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। वो इकोनॉमिक्स और ओसीएम का पेपर हाथ में आने के बाद, आंसर शीट हाथ में आने के बाद में सबसे पहले जो आपने लाइनें मारी है, पहले वो मार्जिन पहले कम कर स्पेस ताकि ज्यादा पढ़ने लगे, राइट? यहां वो नहीं चलता है। हाँ, यहां आपका पेपर पढ़ा जाता है, वजन नहीं किया जाता है। 12th स्टैंडर्ड में तो कितना ज्यादा वजन उसके हिसाब से मार्क्स। अगर पहले मिल जाते, 2-4 सप्लीमेंट मैंने स्क्रैच करके जोड़ दी होती, वजन नो। तो यहां कंटेंट को इंपॉर्टेंस है, दैट इज व्हाट आई वांट टू हाईलाइट। और ये दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, मतलब MCQ बेस्ड पेपर्स। यहां आपको नो निगेटिव मार्किंग, जितना लिखोगे उतने मार्क्स। वेयर एज व्हेन इट कम्स टू द ऑब्जेक्टिव, करेक्ट आंसर दोगे +1 हो जाएगा, रॉन्ग आंसर दोगे -0.25 हो जाएगा, और अगर आप ब्लैंक आंसर दे देते हो तो नहीं मिलेगा, ना ही छूटेगा, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जय माता दी करके आंसर कर दिया और उसके बाद में पता चला आंसर ही गलत था, मिलता मिलता गया, दैट काइंड ऑफ थिंग शुड नॉट हैपन। You have to take care of not only getting the plus marks but also not losing the negative marks, right? टाइमिंग का अगर बात करें तो पहले 2 पेपर्स के लिए आपको समय मिलता है 3 hours 15 minutes, 3 hours 15 minutes। आम जिंदगी में आज तक के आपने जितने भी पेपर लिखे, जितनी भी एग्जाम्स लिखी हैं, पहले आपको आंसर शीट दिया जाता है, आप उसमें अपना नाम, गांव, पत्ता, रोल नंबर सब कुछ भर लेते हो, और उसके बाद क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। सीए कोर्स में रिवर्स होता है, अकाउंट्स और लॉ के पेपर में पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, भाई पढ़, ठीक लग रहा है तो बैठ, नहीं तो निकल। सो वेल, दैट्स नॉट द केस। बेसिकली ये कंप्लेंट की जाती थी आईसीआई के अगेंस्ट, कि आईसीआई के पेपर बड़े लेंथी होते हैं, तो इसलिए आईसीएआई ने 15 मिनट्स ऐड किए हैं फॉर द रीडिंग टाइम। यू विल बी अलाउड टू रीड द क्वेश्चन पेपर, ताकि आप ये तय कर पाओ कि आपने स्टार्ट कहां से करना है। तो दैट्स व्हाई दे गिव यू द एडिशनल 15 मिनट्स फॉर रीडिंग ऑफ योर आंसर, ऑफ योर क्वेश्चन पेपर, और उसके बाद आपको आंसर शीट दी जाती है। पहले 15 मिनट तक आपको आंसर शीट हाथ में दी नहीं जाती है। एक बार आपने पेपर पढ़ लिया, तय कर लिया, खैर फाउंडेशन का बंदा डटा हुआ होता है ना, मैं आया हूं तो एग्जाम तो लिख के ही जाऊंगा, पैसे तो वसूल करूंगा, राइट? इंटरमीडिएट पे समहाउ बंदा डट जाता है, बट फाइनल में बंदा बड़ा रैशनल हो जाता है। क्वेश्चन पेपर पढ़ता है, क्वेश्चन पेपर पढ़ने पे समझ में आता है 40 ही आ रहा है, अपने को कम से कम 40 चाहिए, वो तो मिलने से रहा, क्यों अटेम्प्ट बर्बाद करूं, आज से ही अगले अटेम्प्ट की पढ़ाई चालू, छोड़ मैं जाता हूं। वहां बंदे बड़े क्लियर होते हैं, मतलब उनके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं। अपने को अगर पेपर समझ आया तो अगले पेपर तक आएंगे, नहीं तो अगले अटेम्प्ट में आएंगे, क्योंकि सीए कोर्स है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आफ्टर नवंबर देयर इज अ मे। ऑलवेज हैव करेज, नेवर हैव फियर, बिकॉज आफ्टर अ मे देयर इज अ नवंबर, राइट? मई और नवंबर वहां अप्लाई होता है, आपके लिए जून दिसंबर, वो अभी तक के रिदम में कुछ मिला नहीं है इसलिए बनाया नहीं। तो कहानी ये है
कि वो 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको रीडिंग के लिए, आपको समझने के लिए कि आपने कौन से क्वेश्चन से एग्जाम लिखना स्टार्ट करना है। क्योंकि आईसीआई के एग्जाम में कंपलसरी नहीं है कि जिस सीक्वेंस में आपको क्वेश्चंस दिए गए उसी सीक्वेंस में आपने आंसर्स करने चाहिए। आप किसी भी क्वेश्चन से आपके आंसर्स लिखना स्टार्ट कर सकते हो, राइट। वेयर एज मैथ्स और इको के पेपर के लिए आपके होते हैं 2 घंटे, 2 आवर्स। चारों 100 मार्क के पेपर है, बट वहां पे 2 घंटे, क्योंकि कौन बनेगा करोड़पति है ना। 4 ऑप्शन से एक क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करना है और निकलना है, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया आज तक हमारे लिए बड़ा सिंपल, 35%। खैर 12 तक के हम कभी पासिंग क्राइटेरिया को सोचते भी नहीं थे। पास कैसे नहीं होंगे, नो। लास्ट ईयर 12th का रिजल्ट आया था, एक किसी जगह का फोटो आया था, द पर्सन क्लियर्ड विथ 35 मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट्स। 35 इन ऑल, मतलब देखो परफेक्शन, देखो बंदे का। बाकी मेरे दोस्तों में बांट दो, नो। तो यहां क्राइटेरिया थोड़ा बदल जाता है। वो क्या कि पर पेपर यू शुड गेट 40%। पर पेपर इंडिविजुअल सब्जेक्ट में पास करने के लिए आपको मिनिमम कितने चाहिए? 40 मार्क्स। एंड, और नहीं, एंड 50% इन एग्रीगेट। मतलब क्या? टोटल ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स शुड बी बेयर मिनिमम हाउ मच? 50%, मतलब 200। तो आपको इंडिविजुअली सब्जेक्ट भी पास करने हैं और टोटल एग्रीगेट में भी पास करना है। क्यों कहा मैंने? अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट को पास करते हो 40 40 40 40, टोटल इज 160, द स्टूडेंट विल बी डिक्लेयर्ड एज फेल। क्यों? तो आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट से पास नहीं करने थे, एग्रीगेट भी पास करनी थी। ऐसा क्राइटेरिया क्यों लाया गया? द वेरी बेसिक रीजन बिहाइंड दैट इज द स्टूडेंट शुड नॉट बी फोकसिंग ऑन ओनली वन सब्जेक्ट। जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, इसीलिए ये क्राइटेरिया है। होता है, मेरे को अकाउंट्स बहुत पसंद है, सुबह शाम बंदा रगड़ रहा है। और इकोनॉमिक्स यार कर लेंगे ना, वैसे भी तो 12th में भी लास्ट में ही किया था, यहां भी हो ही जाएगा। वहां बेटा लिखना था, यहां समझना पड़ेगा। क्यों? तो यहां एमसीक्यूज है। तुम कौन से पेज के कौन से पन्ने की कौन सी लाइन से वो पूछा गया, ये तुमको कैसे याद रहेगा? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? और इसी वजह से आपको सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस, हां वेटेज आप कम ज्यादा तक कर सकते हो ना। अकाउंट्स में, मैथ्स में प्रैक्टिस करते हो इसलिए आपको समय ज्यादा लगता है, आप उसको समय ज्यादा दो। लॉ में आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, कंपैरेटिवली कम समय लगेगा। इकोनॉमिक्स में एमसीक्यूज ही सॉल्व करने, कंपैरेटिवली कम समय। आप वेटेज कम ज्यादा कर सकते हो, इंपॉर्टेंस सबको देना है, ऑलराइट। देन अब अगर आप क्राइटेरिया को अप्लाई करें तो सिचुएशन अगर ऐसे बनती है कि किसी स्टूडेंट को, पिछले बार के एग्जांपल्स बताता हूं, अभी मेरे पास ब्रिज बैच चल रही है एक, ब्रिज बैच मतलब जो फेल हो जाते हैं और वापस रिपीट कर रहे हैं, उनके लिए फास्ट ट्रैक ब्रिज बैच चल रही है हमारी। देयर इज अ स्टूडेंट हु हैज गॉट 232 मार्क्स। कितना? 232 मार्क्स, एंड द स्टूडेंट वाज डिक्लेयर्ड एज फेल because in one of the subject, I won't take the name of the subject, the person got 32 marks. मतलब 3 सब्जेक्ट में उसके 200 बन चुके थे। उस क्राइटेरिया के हिसाब से देखा जाता तो वो तो बंदा पास डिक्लेयर होना चाहिए था, पर इन वन ऑफ द सब्जेक्ट ही गॉट 32, द स्टूडेंट इज डिक्लेयर्ड एज फेल। एंड देन देयर इज द स्टूडेंट हु इज पास इन ऑल सब्जेक्ट्स, एग्रीगेट 198, 198। 200 में से कितना मार्क कम? 2 मार्क। एंड द स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू गिव द एग्जाम अगेन फॉर दोज 2 मार्क्स, नहीं फॉर गेटिंग ऑल द 200 मार्क्स अगेन।
बिकॉज अगर आप किसी भी एक पेपर में फेल हो या एग्रीगेट में फेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगले अटेम्प्ट में आपने सारे पेपर वापस देने हैं। सर मेरे को अकाउंट्स में कम मार्क आए तो अगले बार में अकाउंट में एडजस्ट कर लेंगे, नहीं होगा। You'll be required to give all papers again in the subsequent exam. So better option is what? First attempt is the best attempt. First attempt is the last attempt. That should be the case. इसी मोटिव के साथ, इसी फोकस के साथ आगे बढ़ो। ये मत सोचना अभी ट्राई करते हैं, अगली बार देखेंगे, पास कर लेंगे। पहले अटेम्प्ट में पास करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इज इट पॉइंट राइट? सो दीज आर द क्राइटेरियाज फॉर सीए फाउंडेशन सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट कैसे पढ़ाए जाएंगे उसके बारे में तो डिस्कस करने ही वाले हैं, पर सब्जेक्ट्स, उनके मार्क्स, उनके लिए आपको एग्जाम में मिलने वाला समय और उसका मार्किंग स्कीम, दीज आर द क्राइटेरियाज दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट। इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, राइट? आपके लिए फाउंडेशन की एग्जाम आने वाली है दिसंबर 2024 में, करेक्ट? जिसमें आपने इन सारे सब्जेक्ट्स को लिखा, इन सारे पेपर्स को लिखा, और द रिजल्ट ऑफ दिस इज एक्सपेक्टेड इन फेब फर्स्ट वीक। फेब 2025 फर्स्ट वीक लगभग हर बार फाउंडेशन का रिजल्ट आ जाता है। एक बार आपका फाउंडेशन पास हो गया बेस्ड ऑन द करंट क्राइटेरिया, मुझे नए क्राइटेरियाज क्या है अब तक पता नहीं क्योंकि ऐसे ने बताया ही नहीं है, तो बेस्ड ऑन द करंट क्राइटेरियाज आप जो अगली वाली एग्जाम मतलब सीए इंटरमीडिएट की जो एग्जाम लिखने वाले हो, दैट विल बी इन द मंथ ऑफ, ये क्या नया जंजाल है यार, अगली वाली एग्जाम दैट इज सीए इंटरमीडिएट, दैट विल बी कमिंग फॉर यू इन नवंबर ऑफ 2025। तो नवंबर 2025 में आपकी जो सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम आने वाली है, इसमें आपके पास होंगे 2 ग्रुप्स। टोटल होते हैं 6 सब्जेक्ट, 6 सब्जेक्ट को डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में। ग्रुप 1 में 3 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट। आपके पास ऑप्शन होता है कि आप ग्रुप 1 देना चाहो आप दे सकते हो, आप ग्रुप 2 देना चाहो आप दे सकते हो, आप दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहो दे सकते हो। हालांकि जब तक आपके इंटरमीडिएट के दोनों ग्रुप्स पास नहीं हो जाते हैं, तब तक आप अपनी नेक्स्ट लेवल स्टार्ट नहीं कर सकते हो। मतलब यह कि अगर आप चाहते हो कि आप एक एक ग्रुप करके पास करना चाहते हो, आपने मान लो नवंबर 2025 में सीए इंटरमीडिएट का ग्रुप 1 ओके ना, ये होता है ना वो शुरू है। गर्मी ज्यादा हो रही नहीं? तबियत ठीक है? पक्का? मेरे को डर लगता है ऐसे जब विकेट उड़ते हैं ना। मैं क्लास में इतना इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं, अपने करियर के बारे में बात कर रहा हूं, बंदा बोलता है सर फाउंडेशन तो पास करवाओ, बाद में इंटरमीडिएट की बात करिएगा। हाँ, मैं जब तक फाउंडेशन बात कर रहा था बंदा बड़ा सचेत बैठा था ऐसे, और थोड़ी ही देर में एकदम ऐसे डायरेक्ट। अच्छा तेरे को ये सब कुछ पहले से पता है, इसलिए पता तो है ना? हाँ, घर में कोई सीए नहीं? तेरे को इधर भेजा किसने सीए करने के लिए? मैं जनरल पूछ रहा हूं, तेरे से और कुछ नहीं होना है, तू सीए ही कर। सच्ची में ऐसा बोला? बेटा तूने ऐसे कौन से ख्वाब दिखाए घर में जो तेरे घर वाले तेरे बारे में ऐसा सोच रहे कि तुझसे और कुछ नहीं होना है, तू सीए ही कर? सीए? अरे मतलब सच में ऐसा बोला? बिजनेस है घर में? हाँ इसलिए
संभालने वाला कोई तो चाहिए ना, सारे कमा कमा के सिर्फ तिजोरियां भर रहे हैं, उसको प्रॉपर मैनेज करने वाला बंदा भी चाहिए, है ना? समझ आ रहा है मेरे को? हाँ। बात करते हैं पर लेक्चर के बाद। सो एनीवेज, तो व्हाई यू नीड टू गिव बोथ द ग्रुप्स इज, जब तक के आपकी बोथ द ग्रुप्स पास नहीं हो जाते, आपका जैसे मैंने कहा नेक्स्ट लेवल मतलब कि आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं होती है। दूसरा, आपके पास ऑप्शन है, नहीं मेरे को ना रिलैक्स रहना है, मैंने जिंदगी में स्ट्रेस लेना ही नहीं है, पहले 3 सब्जेक्ट नवंबर में, फिर अगले मई में वापस 3 सब्जेक्ट, ऐसे पास करके उसके बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट करेंगे, कोई घाई नहीं है मेरे को। 6 महीने से अगर मैं सीए लेट बना तो मेरी जिंदगी खराब नहीं होने वाली है। इफ दिस इज द थॉट, वेल एंड गुड। पर प्रॉब्लम कहां है? अगर आप दोनों ग्रुप एक साथ लिखते हो, मान लो वहां भी पासिंग क्राइटेरिया सेम है, 40% इंडिविजुअल 50% एग्रीगेट, कि आप कितने पेपर देते हो, ग्रुप 1 के पेपर देते हो, ग्रुप 2 के पेपर देते हो, दोनों ग्रुप के एक साथ देते हो, उसके हिसाब से निर्धारित होता है। मतलब ये, मान लो नवंबर 2025 में आपने ग्रुप 1 दिया और आपको मिल गए 160 मार्क, 160। हाँ, ये भी बताना पड़ता है, 160। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 160? ये कई सारे डाउट होते हैं बेटा यहां पे। 160, 65, आधे विकेट वहीं उड़ जाते हैं, 65। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अच्छा, कितने लोगों नहीं पता था? नहीं पता था 65 मतलब क्या? हाँ हाँ, प्लीज प्लीज रेज योर हैंड्स प्राउडली। 65, माय गॉड, इतने से? बाकी शर्मा रहे हैं बेचारे। इट इज 65। हाँ, तो है पता है मेरे को, ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो इसलिए मैंने वो एक्सप्लेन किया। 160, सपोज यू हैव गॉट 160 मार्क्स इन द एग्जाम ऑफ नवंबर 25। फिर मई 25 में आपने अपीयर किया, मई 25 में ग्रुप 2 अपीयर किया, ग्रुप 2 की टोटल आपकी बनी 140। ग्रुप 2 की टोटल कितनी बनी? 140। यूल बी डिक्लेयर्ड एज फेल, आपको ग्रुप 2 वापस से लिखना पड़ेगा। पर यही अगर आपने नवंबर 25 में ही दोनों ग्रुप एक साथ लिखे होते, ग्रुप 1 में आपको मिला 160, ग्रुप 2 में मिला 140, टोटल ऑफ बोथ द ग्रुप्स इज 300 और नॉट? 50% हुआ है नहीं? बस, दिस इज कॉल्ड एज द एडजस्टमेंट अगेंस्ट सेट ऑफ। 10 मार्क जो आपको एक ग्रुप पे एक्सेस मिले, वो दूसरे ग्रुप में एडजस्ट किए जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट ग्रुप के ही सेकंड ग्रुप में एडजस्ट होंगे। सेकंड ग्रुप में अगर आपको एक्सेस मिला तो उसे भी फर्स्ट ग्रुप में एडजस्ट किया जा सकता है। तो अगर आपको सेट ऑफ का बेनिफिट लेना है तो दोनों ग्रुप एक साथ लिखना जरूरी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये तो कि हमारे जैसे बंदों के लिए भी पास हो रहे हैं नहीं, कुछ होते हैं एकदम स्मार्ट, जिनको ये चिंता ही नहीं होती कि अपन पास हो रहे नहीं, वो तो हो ही जाएंगे। अपना नंबर कौन सा आने वाला है, मेरिट रैंक। फाउंडेशन लेवल पे आईसीएआई मेरिट रैंक डिक्लेयर नहीं करती है, बट इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पे आईसीआई 50 मेरिट रैंक डिक्लेयर करती है। तो अगर आप चाहते हो कि आप मेरिट रैंक की लिस्ट में आओ, तो आपको दोनों ग्रुप एक साथ लिखने पड़ेंगे। मान लो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट ग्रुप लिखा, उसमें आपको मिले 250 मार्क आउट ऑफ 300। सेकंड अटेम्प्ट में सेकंड ग्रुप लिखा, उसमें वापस 250 मार्क मिल गए, टोटल मिला के 500 मार्क, यू विल नॉट बी डिक्लेयर्ड एज मेरिट। पर अगर आपने एक ही एग्जाम में दोनों ग्रुप लिखे और आपको 500 मार्क मिल गए, तो यू हैव द चांस ऑफ गेटिंग दैट मेरिट रैंक। तो इसलिए दोनों ग्रुप एक साथ लिखना जरूरी है। 3 फायदे। एक, आपकी आर्टिकलशिप जल्दी स्टार्ट होती है, और अगर आपने दोनों ग्रुप एक साथ पास किए हुए तो आपको आर्टिकलशिप अच्छी जगह पे मिलती है, अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म्स में मिलती है। अच्छे का मीनिंग क्या, उसको एक्सप्लेन करता हूं थोड़ी देर पे। दूसरा, सेट ऑफ का बेनिफिट। तीसरा, मेरिट रैंक आने का चांस। ये सिर्फ जब बोथ ग्रुप एक साथ दोगे तभी मिलेगा, अदरवाइज नहीं। अब अच्छी फर्म का मतलब क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्रैक्टिस में होते हैं उनकी अलग अलग टाइप की फर्म होती है, अलग अलग कैटेगरीज में फर्म होती है। कुछ होती है स्मॉल साइज फर्म्स, प्रोप्राइटर, उनके लिमिटेड क्लाइंट्स, और वही अपना बिजनेस कर रहे हैं, वही सारा काम खुद होके देखते हैं, दैट इज स्मॉल साइज फर्म्स। फिर आती है मिड साइज फर्म, जिसमें कुछ 4-5 पार्टनर मिलके, 4-5 चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलके पूरा का पूरा गेमेट चला रहे हैं। थोड़े से कंपैरेटिवली बड़े ऑफिस होते हैं, अच्छे ऑफिस होते हैं, वहां पे काम थोड़ा अच्छे लेवल का होता है। इन अ सेंस कॉर्पोरेट प्रैक्टिस भी मिल जाती है, प्राइवेट प्रैक्टिस भी मिल जाती है, इंडिविजुअल्स के काम भी मिलते हैं। तो दैट इज अ मिड साइज। और तीसरा होता है लार्ज साइज फर्म्स, लार्ज साइज के ऊपर बिग फोर। तो ये जो क्राइटेरियाज है,
उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर सपोज आपको प्रैक्टिस करनी है, जाके आप स्मॉल साइज फर्म में चले जाओ, आपको प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ज्यादा स्कोप मिल जाता है। अगर आपको अभी तक तय नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, मिड साइज फर्म में चले जाओ, आपको सारे टाइप के एक्सपोजर मिल जाते हैं। और अगर आपको फिक्स है कि आगे चल के अपने को इंडस्ट्री में ही जाना है, देन इन दैट केस यू शुड गो फॉर द लार्ज साइज फर्म। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, जितनी छोटी फर्म उतने कम पैसे, सिंपल सी बात है। आर्टिकलशिप करने के दौरान आपको पैसे मिलते हैं, आप बंधुआ मजदूर होते हो। कल बोला था ना, आओगे तो तुम्हारी मर्जी से, राइट। तो ये जो बंधुआ मजदूर होते हैं, स्मॉल साइज फर्म्स आर पेइंग एज पर द आईसीआई क्राइटेरिया 3,000 रुपए पर मंथ, 100 रुपया रोज। बंधुआ मजदूर, रोजंदारी। वहीं इफ यू गो टू द मिड साइज फर्म 6,000 पर मंथ, एंड इफ यू गो टू द लार्ज साइज फर्म 10,000 पर मंथ। और बिग फोर्स में पर मंथ 15,000 स्टार्ट। फर्स्ट ईयर में 15,000, नेक्स्ट ईयर में 20,000। 2 साल का आर्टिकलशिप होता है। 15,000 रुपए पर मंथ। अभी तक आप सीए नहीं हो। ट्रैवल अलाउंस, डेली अलाउंस अलग। अगर आपको कहीं बाहर ऑडिट के लिए भेजा जा रहा है तो वहां के लिए फूड अलाउंस अलग से मिलता है, ट्रैवल का अलाउंस अलग से मिलता है, और साथ ही साथ स्टाइपेंड तो मिलेगा ही मिलेगा। साल में 1 महीने का बोनस अलग। मतलब यू आर गोइंग टू लिव द कॉर्पोरेट लाइफ। तो इस वजह से हमें तय करना होता है कि अगर हमको अच्छी फॉर्म चाहिए तो ऑफकोर्स बोथ ग्रुप एक साथ फर्स्ट अटेम्प्ट इज द ओनली ऑप्शन और नॉट। जितनी ज्यादा अच्छी फॉर्म उतनी ज्यादा मेहनत। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गो, राइट। इसका आपके लॉन्ग टर्म पे बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, क्योंकि आपको अगर इंडस्ट्री में जाना है, काम करना है, तो ऑब्वियसली आप बड़ी फर्म में काम करोगे तब ने जाके आपको वैल्यू मिलेगी, राइट। तो सीए इंटरमीडिएट का रिजल्ट आएगा लगभग जनवरी 2026 में। इस दौरान, मतलब नवंबर से जनवरी के दौरान, आपको आईसीएआई द्वारा कंडक्ट किए गए 2 कोर्सेज करने होते हैं, जिसे कहते हैं आईसीटीएसएस। आईसीटीएसएस क्या है ये आईसीटीएसएस? दैट इज नथिंग बट ओरिएंटेशन एंड द टेक्निकल ट्रेनिंग होती है कुछ। तो एक होता है आपको, क्या है ना, आपको कंप्यूटर चलाना बहुत अच्छा आता है पर एक्सेल चलाना नहीं आता है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इससे अपना दूर दूर तक संबंध नहीं है। एंड दैट्स व्हाई देयर इज आईटी एंड ओरिएंटेशन। ऐसे 2 कोर्सेस होते हैं। 15 दिन का आईटी का कोर्स होता है और 7 दिन का ओरिएंटेशन कोर्स होता है। ये आईसीएआई द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला कोर्स है। इसे आपको आईसीएआई के साथ ही करना होता है। सर मैंने एनआईआईटी से डिप्लोमा लिया हुआ है 6 महीने का, कोई काम का नहीं है। और जब तक आप ये आईटी का कोर्स, ओरिएंटेशन का कोर्स कंप्लीट नहीं करते हो, तब तक आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करने नहीं मिलेगी। इसलिए छुट्टियों के दौरान, जो इंटरमीडिएट की छुट्टियां आती हैं, उस दौरान लोग ये आईटी और ओरिएंटेशन के कोर्सेज कंप्लीट करते हैं, राइट। जनवरी 2026 में आ जाएगा इसका रिजल्ट। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आपने दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर लिए। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आएगी आपकी 2 साल की आर्टिकलशिप। व्हाट इज दिस आर्टिकलशिप? बात तो बहुत हो रही है। बेसिकली आर्टिकलशिप इज वर्किंग एज अ प्रोफेशनल अंडर अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। जिस व्यक्ति की खुद की प्रैक्टिस ऑलरेडी चल रही है, उसी के अंडर आपको 2 साल काम करना होता है। दिस इज नथिंग बट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। क्यों? सीए बनने के बाद में वापस से, अब अपन डॉक्टर तो है नहीं कि पहले असिस्टेंट डॉक्टर बनेंगे फिर बाद में अच्छे वाले डॉक्टर बनेंगे। अपन ने चीरफाड़ पहले ही सीख लिया, डॉक्टर बनते बनते ही सीख लिया। तो जैसे कोर्स कंप्लीट होगा, इमीडिएटली यू कैन स्टार्ट विद योर प्रैक्टिस और योर जॉब। एंड फॉर दैट पर्पस दिस आर्टिकलशिप इज नेसेसरी। इनफैक्ट सच बताऊं, व्हेन आई कम टू पुणे, मेरा सीए फाउंडेशन कंप्लीट करके, उस समय तो हमारे आर्टिकलशिप के साथ इंटरमीडिएट फाइनल हुआ करता था। तो फाउंडेशन कंप्लीट किया, पुणे आया। मैं बेसिकली अमरावती से हूं। पुणे आया, यहां आने के बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में गया, एंड एट दैट टाइम आई कुड नॉट रियलाइज व्हाट हैज टू बी डन। मेरा कम्युनिकेशन स्किल वाज सो बैड, I could not speak a one single statement in English without doing the grammatical mistakes.
दिस वॉज माई सिनेरियो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप आर्टिकलशिप करते हो तो तब आप कई सारे अलग अलग लोगों के साथ में डील करते हो. इनफैक्ट ऐसी भी सिचुएशन आ जाएगी कि आप बैठे हो किसी सीए फॉर्म में और आप रिलायंस इंडस्ट्रीज के सीएफओ के साथ में डिस्कशंस कर रहे हो. रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारे देश के बिजनेसेस का पप्पा. ऑफ कोर्स कंपनी छोटी है, ठीक है, अपनी सोच बड़ी होनी चाहिए ना, बाकी तो सब अपने आप छोटा लगने लगता है. टर्नओवर कितना? रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सबको पता है राइट? पक्का ना? कितना टर्नओवर है इसका? व्हाट इज द टर्नओवर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज? यस, टर्नओवर का मतलब क्या? सेल. हाँ, टोटल रेवेन्यू. हाँ, टोटल रेवेन्यू कितना अप्रोक्सीमेटली? मंथली बता दो, छोड़ो ईयरली. लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए पर मंथ. सर क्यों बहला रहे हो सर? इन्होंने इंटरनेट ही बंद करके रखा है मेरा. कमाल है यार. नहीं, ठीक है. लगभग नहीं तो मैं वो प्रूफ दिखाने वाला था, बाकी कुछ नहीं. 1.5 लाख करोड़ का टर्नओवर. अब ऐसी कंपनी के साथ में, ऐसी कंपनी के सीएफओ के साथ में आप डिस्कशन कर रहे हो. व्हाई? यू आर द ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी. इस प्रोसेस में आप क्या, कब, कितना, कैसे, किससे बात करनी चाहिए ये सीख जाते हो. आज की तारीख में 4 अलग अलग लोग डिस्कशन कर रहे हैं, हम लोग जबरदस्ती कूदने की कोशिश करते हैं. अपन एक वर्ड सुनते हैं, अपने को लगता है ये अपने को पता है, और अपन उस पर झाड़ने लग जाते हैं. देयर इज नो नीड. You need to learn what, when, how much, with whom you have to speak. और वो चीज आप सीखते हो किसमें? In your articleship. How to do the correct analysis, how to deal with people, how to communicate. These all things is what you learn during the process of articleship. And that's why I consider articleship as the boon for the CA course. क्योंकि जब आप सीए बन जाते हो तब आपको वापस किसी के पास असिस्टेंट बन के सीखने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैंने लोगों के साथ में कैसे डील करना है. वो तुमको पहले से पता होता है, क्योंकि तुम पहले से लोगों के साथ डील कर रहे हो. एंड देन वंस यू कंप्लीट योर आर्टिकलशिप, विच विल कंप्लीट इन February ऑफ 2028. 2 साल की आर्टिकलशिप थी. जनवरी में रिजल्ट आया, मान लो फरवरी में आपने स्टार्ट किया, फरवरी 26-27, फरवरी 27-28, तो 2 साल की आर्टिकलशिप आपने इस तरह से कंप्लीट करी. करंट क्राइटेरिया ऑफ आईसीआई के हिसाब से, आफ्टर कंप्लीटिंग योर आर्टिकलशिप 6 months later, whichever exam comes, you will be allowed to appear for that exam. फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त के बाद जो एग्जाम आएगी वो आप दे पाओगे. और उसके बाद कौन सी आएगी? नवंबर ऑफ 2028. ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक बदलाव किया है आईसीएआई ने इन आर्टिकलशिप. क्योंकि हम लोग जब आर्टिकलशिप किया करते थे तो उस समय पे 3 साल की आर्टिकलशिप हुआ करती थी. इनफैक्ट पिछले साल तक 3 साल की आर्टिकलशिप हुआ करती थी. क्यों बदलाव लाया आईसीएआई ने? क्योंकि 3 साल की आर्टिकलशिप में होता क्या था पता है? पहले 2 साल तक के बंदा सिंसियरली काम करता था, तीसरे साल में वापस जाके भीख मांगनी पड़ती थी हर बार. सर प्लीज छुट्टी दे दो, आप तो सीए बन गए, मेरे को भी बनने दो. दिस यूज्ड टू बी द केस. और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी डिफिकल्टी होती थी, बंदा किसी भी टाइम पे आके एग्जाम के लिए लीव मांगता है. तो इसलिए आईसीआई ने कर्टेल डाउन कर दिया, आर्टिकलशिप भी 2 साल की खत्म. अब क्या होगा? आपको भीख मांगने की जरूरत ही नहीं है. 2 साल में आर्टिकल, मेरी आर्टिकलशिप खत्म, मैं तो चला. राइट? इट्स एज सिंपल एज दैट. अब आपको ये वो सीए के पास वो ऐसे प्लीज सर मेरे को जाने दो एंड ऑल दैट, यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू डू. एंड यू गेट exclusive almost 8 to 9 months for the preparation of your CA final, जो बहुत अच्छा टाइम है. हमारे टाइम पे हमको जब छुट्टियां मिलती थी 3 महीने का टाइम मिलता था.
3 महीने में आपने क्लासेस भी खत्म करनी है, आपने पढ़ाई भी करनी है, आपने एग्जाम भी लिखनी है और पास भी करना है. दैट यूज्ड टू बी द केस, बट आजकल वैसा नहीं होता. You have got enough of the time in which you can comfortably complete your classes and you can go ahead with your CA final का exam, which means what? ICAI ने आपके लिए लाइफ थोड़ी सी कर दी है सिंपल. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट लास्ट एग्जाम तक, मतलब नवंबर 2023 की एग्जाम तक CA फाइनल में होते थे 8 पेपर, 2 ग्रुप, 4-4 पेपर के. अब ICAI ने कर दिए टोटल 6 पेपर, वो भी 2 ग्रुप, 3-3 पेपर के. तो लाइफ हैज बिकम मोर सॉर्टेड. Subject of law and subject of costing is been eliminated from the main exam and it has been brought on the self-paced modules. मतलब खुद ही पढ़ाई करो, खुद ही घर में एग्जाम लिखो, ऑनलाइन पास तो होंगे ही होंगे, घर से क्यों ऑनलाइन है. जय गूगल देवता. नहीं, पहले होता था कोई भी चीज में हमको दिक्कत होती थी ना, हे भगवान. आजकल कोई भी दिक्कत होती है, हे गूगल. There is a kind of thing in which the life has changed, you know. Well, नवंबर 2028 में आप दोगे CA फाइनल की एग्जाम, जिसमें मैंने कहा कि 2 ग्रुप्स हैं. वापस आपके पास ऑप्शंस हैं. आप एक ग्रुप एक समय पे देना चाहते हो, आप दे सकते हो. आप दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहते हो, आप दे सकते हो. और इसका रिजल्ट आएगा कब? जनवरी 2029 में. दिस इज द पॉइंट व्हेन यू आर गोइंग टू बिकम व्हाट? चार्टर्ड अकाउंटेंट. 2024 में आपने जनवरी की 2029 उड़ा दी. ऑफ कोर्स दैट्स द टारगेट डेट दैट वी हैव एंड दैट शुड बी द टारगेट डेट. दिस इज द बेयर मिनिमम टाइम एंड दिस इज द टाइम दैट यू आर सपोज टू स्पेंड. मैक्सिमम नहीं, मिनिमम. यू डिसाइड. या आपके हिसाब से तय होगा कि आपको ये जो अगला जनवरी 2029 तक का समय है, ये आपको मैक्सिमम में कन्वर्ट करना है या मिनिमम में कन्वर्ट करना है. तो कम से कम जनवरी 29, ज्यादा से ज्यादा जनवरी 29 पर्सपेक्टिव है. यू डिसाइडेड योरसेल्व्स एंड बी रेस्ट एश्योर्ड माय डियर फ्रेंड्स, आज की आपकी एवरेज एज 17.5-18, राइट. और अगर इस तरह से मैं गिनता हूं, वी आर इन 2024, वी आर टॉकिंग अबाउट जनवरी ऑफ 2029, मतलब मैं लगभग 4.5 साल की बात कर रहा हूं आज से. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 4.5 years from now, I'm talking about your age of approximately 22 years. At the age of 22, you become chartered accountant, draw an annual package of say 18 lakh rupees, which is the tentative package which is currently going on based on that. 18 लाख रुपए का पैकेज अगर आपको 22वीं एज में मिलता है, at the age of 22, a reasonably good number, man. Seriously. Honestly, it is going to make a big difference in your life. मतलब वो छोड़ दो कि सर वो पैसा एंड ऑल दैट, वो तो बनेगा ही बनेगा. जस्ट कंपेयर इट विथ योर, अगर आप साइंस में होते, गलत वाला बटन दब जाता है कभी कभी. तो जस्ट इमेजिन, वो डॉक्टर लोग जो होते हैं, बंदा 12th स्टैंडर्ड पास करता है, उसके बाद में नीट देता है ना. उनको मिक्स कुछ चलता ही नहीं है, सब नीट चाहिए. तो नीट होती है, सीईटी होती है. नीट, सीईटी इंजीनियरिंग के लिए होती है. हाँ, तो नीट की एग्जाम देता है, वो पास हो गया, सपोज उसमें अच्छे नंबर आ गया, तो एक रीजनेबल कॉलेज में एडमिशन मिलती है, नहीं तो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेनी पड़ती है. प्राइवेट कॉलेज में फीस अच्छी खासी लगती है, राइट. ये बंदे का 4.5 साल का ग्रेजुएशन, नॉर्मल ग्रेजुएशन, हमारा बीकॉम का ग्रेजुएशन 3 साल, इनका ग्रेजुएशन 4.5 साल, राइट. मतलब 18 + 4.5, 22.5 साल में ये बंदा हुआ पहला लेवल MBBS. सपोज MBBS, राइट. कोई नहीं पूछता इसको. आप खुद चेक कर लो. अगर आपको शादी सर्दी खांसी भी हो जाए ना, तो भी आप ENT ढूंढते हो कि नहीं यार वो हाँ MBBS को दिखाएंगे, और उसमें नया MBBS डर लगता है. इसको आएगा, इसको समझेगा, दैट काइंड ऑफ थिंग. भले घर का डॉक्टर क्यों ना हो, डर लगता है भाई. तू पढ़ के पास हुआ, यूट्यूब से हुआ है. आजकल तो मतलब ऐसे, इनफैक्ट इनके पास सेकंड ईयर में ATKT होती है, पता है. सेकंड ईयर में अगर इनके 2 पेपर्स रह जाए, पास नहीं कर पाए, तो इनका थर्ड ईयर कंटिन्यू हो जाता है और सेकंड ईयर के पेपर वो उसके साथ साथ पास करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ATKT, अलाउड टू कीप टर्म.
और हम लोग का एक पेपर फेल हो रहा है तो सारे पेपर वापस दिलवा रहे हैं। जस्ट इमेजिन अगर 80 के 80 से बंदा डॉक्टर बन रहा है। वो डॉक्टर बन गया, सपोज वो सर्जन बन गया आगे चल के, और उसके बाद में उसने कहा कि चलो यार एक ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन के गाइडलाइन के लिए उसने ऊपर से टैब लगा दिया, और टैब लगाया, उसमें वीडियो चालू कर दिया। वो वीडियो में बोला आप पेट काटे, बंदे ने पेट कट किया और इतने में उसकी बैटरी डिस्चार्ज। और बंदा क्या ढूंढू। अब तक भले डर नहीं लग रहा था, अब पक्का लगेगा। खैर, 22.5 साल में बंदा एमबीबीएस होता है, इसकी वैल्यू नहीं होती है। इसके बाद ये प्रिपरेशन करता है फॉर द एंट्रेंस ऑफ द नेक्स्ट लेवल, एमडी। 1 साल उसमें गया, 23.5। उसके बाद ये बंदा 3 साल का एमडी करता है, 26.5, 26.5 राउंड फिगर, 27 साल। 27वें साल में बंदे ने एमडी कंप्लीट किया। उसके बाद में वापस आता है तो भी इसको लोग नहीं पूछ रहे, इसलिए किसी का असिस्टेंट डॉक्टर बनता है। 2 साल और, 29। At the age of 29, the person is somehow getting settled. He is recognized as doctor now. And we, the chartered accountants, at the age of 22 and a half, PA. खत्म। You just use the word. मतलब मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। You tell a person that you are a chartered accountant. That is it. The person does not ask the next question. Seriously. खैर, शुरुआत में होता है। मैं जब सीए बना था ना, तब मतलब इस तरह जैसा आज दिखता हूं वैसा नहीं दिखता था। मेरा टोटल मिला के वजन कपड़ों के साथ 52 किलो होता था। तो 52, हाँ सॉरी। उस समय पे मतलब कई बार मैंने एक्सपीरियंस किया पर्सनली। अगर कोई भी बंदा आके पूछे ना कि हाँ बेटा क्या करते हो आप, मैंने कहा मैं सीए हूं। अच्छा सीए फाइनल हो गया, चमाट मारू खींच के। जब मैं कह रहा हूं मैं सीए हूं, उसके बाद में कैसे बंदा पूछ सकता है कि सीए फाइनल हो गया। ऑफ कोर्स फाइनल की एग्जाम पास की होगी तब ने जाके मैं सीए बनूंगा। तो बोल रहा हूं मैं सीए हूं, वो बंदे भरोसा ही नहीं करते थे कि इतना सा है कहां से सीए बनेगा। दैट काइंड ऑफ थिंग इज व्हाट आई यूज्ड टू एक्सपीरियंस। कई बार ऐसी वाली सिचुएशन बनती थी मेरे साथ। खैर आजकल लोग एक्सपेक्ट कर लेते हैं, चलो ठीक है यार होगा, आगे के सवाल नहीं पूछते क्योंकि उनको पता है कि आगे के सवाल पूछेंगे फालतू चमाट उमाट पड़ जाए। तो खैर, दिस इज अबाउट योर टाइमलाइन, दिस इज द टारगेटेड डेट एंड दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे आगे की लाइफ में पूछा जाने वाला है। कहीं पे भी जाओगे, क्या कर रहे हो बेटा, सीए, कौन से कॉलेज से। उस समय पे जो हम लोग वो आंसरलेस हो जाते हैं ना, सीरियसली उस समय पे अंदर ही अंदर चल रहा होता है एकदम। वो गैंग ऑफ वसेपुर, मिर्जापुर, फैमिली मैन, सब एक साथ उमड़ के आ रहा होता है। बस यहां पे रोक देते हैं हम लोग, रहने दे भाई रिश्तेदार है। या होने वाला रिश्तेदार है, डिपेंड करता है ना, प्रोस्पेक्टिव यू नो। So this is about the first thing, that is your timeline. अब सबसे इंपॉर्टेंट, what is the process in which we are going to cover the subject of accounts। कल से मैं अकाउंट सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाला हूं। तो आखिर हमारी प्रोसेस क्या रहने वाली है। सबसे पहली बात, हर टॉपिक के लिए हम लोग क्लास में डिटेल्ड कंसेप्चुअल डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब ये कि मैं अज्यूम करके चलने वाला हूं कि आपको कुछ नहीं आता। ऑब्वियसली सर, थैंक यू। हाँ, क्योंकि अगर सपोज मैंने गलती से उनसे 2-4 सवाल अभी पूछ लिए ना, तो बंदों ने एडमिशन आज तो कैंसिल करवा ही लेनी है। इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं। जाने तो शुरुआत के दिन है, इस टाइम पे तकलीफ देना गलत बात है। कुछ दिन निकल जाने दो, बाद में तो तकलीफ ही तकलीफ है जिंदगी में। आईसीआईसी मेरे से मैं नहीं, मैं तो लोगों को खुश रखता हूं बस। कभी एग्जाम में कुछ ऐसे आड़े तेरे सवाल आ जाते हैं तो ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके लिए आपको दी जाएगी 2 बुक्स एकत्वम से फॉर द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स।
एक रहेगी कंसेप्ट बुक और दूसरी रहेगी क्लास बुक। जो कंसेप्ट बुक होती है उसमें हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के कंसेप्ट्स लिखे हुए हैं सिर्फ, उसमें सिर्फ कंसेप्ट्स दिए गए हैं। ये पुरानी, हाँ, नया सिलेबस की बराबर। तो उसमें सिर्फ कंसेप्ट लिखे हुए और इस तरह की आपको एक क्लास बुक दी जाएगी, इसमें सिर्फ प्रॉब्लम्स है, हर टॉपिक के प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं, इसमें आंसर्स नहीं है। आंसर्स हम लोग क्लास में करने वाले हैं या फिर आप लोग होमवर्क के तौर पे करने वाले हो, राइट। कंसेप्ट बुक, आईसीआई मॉड्यूल और क्लास बुक, ये तीन प्राइमरी रिसोर्सेस हैं जिसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग पूरा का पूरा अकाउंट्स का सिलेबस खत्म करने वाले हैं। अब इसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कई बार क्या होगा, जब मैं क्लास में डिस्कशन कर रहा होता हूं तो मैं कंसेप्ट बुक के सिर्फ रेफरेंसेस लेता हूं, कंसेप्ट बुक आपके सामने प्रेजेंट नहीं करता हूं, पर डिस्कशन उसी फ्लो में होता है। तो आपको क्या करना है? आपको जो टॉपिक हमारा चल रहा है, जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आईसीएआई मॉड्यूल का डिस्कशन और कंसेप्ट बुक का डिस्कशन इंडिपेंडेंटली पढ़ना है। उसमें से जो आपको समझ आ गया वेरी गुड, नहीं समझ आया आपने उस पर सवाल पूछने हैं। और अगर आप पढ़ रहे हो तो उस समय पे आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट बिल्कुल नहीं करना है। हालांकि आपको एक एडिशनल डायरी रखनी है अपने साथ और उसमें वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जॉट डाउन करने हैं। क्यों? इसके पीछे का रीजन बताता हूं। जब हमारे हाथ में हाइलाइटर होता है ना, उस समय पे हम लोग उसे हाइलाइटर नहीं, पेंट ब्रश के जैसे यूज करते हैं। लिटरली पूरी दीवार वो पूरे घर के रंग बदल डालने हैं, समथिंग लाइक दैट। दैट इज व्हाट यू पीपल डू। आपके लिए हर पॉइंट उस समय पे इंपॉर्टेंट लगता है और एग्जाम में आने के बाद अभी इंपॉर्टेंट क्या था। वेयर एज मैं तो वो फेवर कैसल वालों को बोलने वाला हूं, बेटा वो तुम्हारे वो जो पिन है ना, वो जो टिप है हाइलाइटर के, वो छोटे हैं, उसको जरा ब्रॉड करो। हमको एक एक लाइन में इंटरेस्ट ही नहीं है, 4 लाइन एक साथ पेंट होनी चाहिए। दैट काइंड ऑफ थिंग, फीचर ही होनी चाहिए ऐसे एडिशनल। खैर, क्यों मैंने कहा कि वो हाईलाइट करने के बजाय आपने लिखना चाहिए? दो चीजें। एक, अगर आपको रेफरेंस बुक वापस से यूज करनी है, पूरा का पूरा डिटेल पढ़ना है, तो आप बायस नहीं होते हो। और दूसरा, जब आप लिखने जाते हो ना, लिखना हमको इतना जान पे आता है ना, तो जबरदस्ती हम लोग सिर्फ उतने ही पॉइंट लिखते हैं जितने इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा एक शब्द भी नहीं लिखते हम लोग। एक शब्द, वर्ड, वन वर्ड, नो, लिखना है भाई। तो अपने आप द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स विल कम इनटू योर डायरी एंड दैट बिकम्स योर परमानेंट रेफरेंस बुक। तो क्लास डिस्कशन होने के बाद पहला पॉइंट आईसीआई मॉड्यूल, दूसरा पॉइंट कंसेप्ट बुक। इन दोनों के रेफरेंसेस यू विल बी डूइंग और द हाईलाइटिंग पॉइंट यू विल बी राइटिंग इन डायरी। और उसके बाद क्लास में जितने क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं या फिर जितने क्वेश्चंस आपको होमवर्क के तौर पे दिए गए हैं, इन सबको इनवेरिएबली आपने कंप्लीट करना है। कई बार ऐसे होता है हम लोग अवॉइड करके जाते हैं, थोड़ी यार बाद में देख लेंगे। बाद कभी नहीं आना है, सीरियसली नहीं आना है, बाद में सिर्फ लोड ही बढ़ना है। क्यों बेटा? 12th स्टैंडर्ड में आपका जो पूरा सिलेबस था ना, अकाउंट्स, इको, ओसीएम, मैथ्स और क्या था, एसपी, इंग्लिश या लैंग्वेज, जो भी थे, सब मिला के आपने कुछ 1000 पन्ने पढ़े हैं, सब मिला के 1000। ये फाउंडेशन अकाउंट्स अलोन इज 600 पेजेस, मैथ्स 600 नहीं 400, इकोनॉमिक्स 500, लॉ 500, लगभग 3000 पन्ने पढ़ने। बाद में कब पढ़ोगे? Are you able to understand what I'm saying? रोज खाओ, रोज पचाओ, बाद में बदहाजमी हो जाएगी। तो बेटर ऑप्शन डेली का डेली, राइट? प्रॉब्लम्स
सारे के सारे आपके बुक में सॉल्व होने चाहिए इन द प्रॉपर फॉर्मेट्स। और अगर आपने इस तरह की मेहनत कर ली, जिस तरह से मैंने आपसे अभी कहा कि क्लास डिस्कशन होने के बाद आप घर जाके उसको रिवाइज कर रहे हो थ्रू द कंसेप्ट बुक, थ्रू द आईसीआई मॉड्यूल, आप उसके पॉइंट्स जॉट डाउन कर रहे हो और साथ ही साथ आप प्रॉब्लम सारे के सारे सॉल्व कर रहे हो। बेटा अकाउंट्स में 80 मार्क्स बनाना इज नॉट अ प्रॉब्लम। 80 is the bare minimum that you can reach. Bare minimum, I'm saying. Now you decide whether you want 80 as the upper limit or the lower limit. And based on that, you'll be able to go ahead. Right? आज के लिए यहां पे रोक देता हूं। कल will be starting with the subject of accounts. क्या कैसे वो कल ही बताऊंगा। हाल फिलहाल के लिए आराम करो।